नमस्कार, स्टडी 29 के एक और नए वीडियो में मैं सुनील आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8 भूगोल के तीसरा अध्याय खनिज और शक्ति संसाधन के पाठ्य पुस्तक में जितने भी प्रश्न आए उनको हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताइए। ऐसे 3 खनिजों के नाम बताने जो हम रोजमर्रा के काम में लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला खनिज है लोहा, जिसका हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। उसके बाद नमक, जो हम खाना पकाने आदि में नमक का उपयोग करते हैं, वो भी एक खनिज है। तीसरा है ग्रेफाइट, इसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है, जिससे हम लिखने का जो काम करते हैं वो जो नुकीला सिरा होता है वो ग्रेफाइट से बना होता है। दूसरा है अयस्क। क्या है? धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा जिन सेलों में खनिजों का खनन किया जाता है वे सेल अयस्क कहलाती हैं। सेल यानी चट्टानें, ऐसी चट्टानें जिनसे हम खनिजों को प्राप्त करते हैं या खनिजों को निकालते हैं वो सेल अयस्क कहलाती हैं। धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः आग्नेय व कायांतरित सेलों में पाए जाते हैं। अगला है प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 प्रदेशों के नाम बताइए। तो पहला है जैसलमेर, जो राजस्थान राज्य में स्थित है। दूसरा है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, निम्न के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में और शुष्क प्रदेशों में। ये 3 तरह के अलग अलग प्रदेशों की स्थिति दी गई है। उन प्रदेशों में आप ऊर्जा के जो संसाधन हैं उनमें से कौन कौन से संसाधनों का उपयोग करने के सुझाव देंगे? तो ग्रामीण क्षेत्रों में हम बायोगैस को सुझाएंगे। वैसे ईंधन है वो भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, लेकिन ईंधन है वो प्रदूषण ज्यादा फैलाता है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा बायोगैस के उपयोग का सुझाव देंगे। उसके अलावा दूसरा है तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय ऊर्जा व पवन ऊर्जा आसानी से उपलब्ध हो जाती है और ये ऊर्जा ज्यादा प्रदूषण भी नहीं फैलाती, इसलिए हम सुझाव देंगे कि तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय ऊर्जा व पवन ऊर्जा का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाए। उसके अलावा शुष्क प्रदेशों में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा को उपयोग करने का सुझाव देंगे और इसका मुख्य कारण रहेगा पवन ऊर्जा शुष्क प्रदेशों में हवाएं तो तेज चलती हैं। उसके अलावा सौर ऊर्जा सूर्य भी ज्यादातर समय निकला हुआ रहता है, क्योंकि शुष्क प्रदेशों में बहुत कम संभावनाएं होती हैं बादल वगैरह आने की, इसलिए शुष्क प्रदेश है उन प्रदेशों में हम पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा को उपयोग में लेने के सुझाव देंगे। अगला प्रश्न है, 5 तरीके दीजिए जिनसे कि आप घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं। ऐसे 5 तरीके बताने जिनसे हम घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं। तो पहला है बिजली उपकरणों को आवश्यकता न होने पर बंद कर देना। घर में जितने भी बिजली के उपकरण हैं उनको अगर हम काम में नहीं ले रहे हैं यानी उनका उपयोग नहीं हो रहा है तो उनको बंद कर देना चाहिए। सब्जी प्रेशर कुकर में पकाना चाहिए। अगर सब्जी को हम प्रेशर कुकर में पकाएं तो कम समय लगेगा। CFL बल्ब व ट्यूबलाइट का प्रयोग करना। CFL बल्ब और ट्यूबलाइट हैं वो विद्युत का कम खर्च करती है और ज्यादा प्रकाश देती है। चौथा है खिड़कियों को खुली रखकर प्राकृतिक हवा और प्रकाश का अधिक उपयोग करना। अगर घर की खिड़कियों को खुला छोड़ेंगे तो प्राकृतिक हवा आएगी और प्रकाश भी आएगा, जिससे हमारे जो विद्युत ऊर्जा है उसकी बचत की जा सकती है। तीसरा है गैस जलाने से पहले सब्जियां काट कर व धोकर तैयार रखना। अगर हमें सब्जी बनानी हो तो गैस चालू करने से पहले ही सब्जियां सारी धोकर काट कर और उनको तैयार कर लेना चाहिए, ताकि गैस को ज्यादा समय तक फालतू में जलाना नहीं पड़े। दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिजों की विशेषताएं नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे, उनमें से बताना है कि कौन सी जो विशेषता है वो खनिजों की नहीं है। वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, ये तो इसकी विशेषता होती है, यानी खनिज जितने भी हैं वो प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं, प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये भी विशेषता होती है। वे असमाप्य होते हैं, उनका वितरण असमान होता है, यानी प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं खनिज पदार्थ वो सब जगह एक समान नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वे असमाप्य होते हैं। ये कथन गलत है, क्योंकि खनिज पदार्थ जितने भी है वो सीमित मात्रा में होते हैं और इनका ज्यादा उपयोग करेंगे तो वो कभी भी समाप्त हो सकते हैं और उनका वितरण असमान होता है, ये बात भी सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ग, असमाप्य होते हैं। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है? बोलीविया, चिली, घाना, जिम्बाब्वे।
इसका उत्तर हो जाएगा चिली है वो तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रव्य पेट्रोलियम गैस एलपीजी को संरक्षित नहीं करेगी? पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना, प्रेशर कुकर में खाना पकाना, पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी को काट लेना, खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन बनाना। ये जो घ है ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसकी सहायता से हम एलपीजी गैस जो हम घरों में काम में लेते हैं भोजन बनाने के लिए उसका संरक्षण नहीं होगा, क्योंकि कढ़ाई खुली होगी तो सब्जी पकाने में समय ज्यादा लगेगा, और ज्वाला भी अगर धीरे होगी तो उसको पकने में भी, बर्तन को गर्म होने और जो उसके अंदर सब्जी होगी उसको गर्म होने और उबलने में भी ज्यादा समय लगेगा। तीसरा प्रश्न है, कारण बताइए। कुछ कथन दे रखे हैं, उसके कारण बताने हैं। पहला है, बड़े बांधों के निर्माण के पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, यानी बड़े पैमाने पर वनों को काटा जाता है। जब बड़े बांध बनाएंगे तो वनों को काटना पड़ेगा। बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, यानी जिस क्षेत्र में बांध बनाएंगे उस क्षेत्र में हमें ये ध्यान रखना है कम से कम लोग विस्थापित हो, क्योंकि उसके आसपास का बड़ा क्षेत्र है वो जलमग्न हो जाता है, तो वहाँ के लोगों को दूसरी जगह निवास कराना जरूरी हो जाता है। दूसरा कथन है, अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं। कोयला एक भारी खनिज ईंधन है जिसके दूर क्षेत्रों में परिवहन करने में खर्च और समय ज्यादा लगता है, इसलिए अधिकांश उद्योग कोयला खनन के पास केंद्रित होते हैं। कोयले के आसपास ज्यादा उद्योगों का लगने का मुख्य कारण है कि इसका जो परिवहन है वो ज्यादा महंगा होता है, क्योंकि ये खुद है वो एक भारी खनिज है, इसलिए इसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करने में ज्यादा खर्चा आ जाता है। इसलिए उद्योग धंधे हैं वो जहाँ कोयले की खानें होती हैं उसके आसपास ही केंद्रित होते हैं। तीसरा कथन है, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। इसका उत्तर होगा, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों के अधिक मूल्यवान व महत्वपूर्ण होने के कारण इसे काला सोना कहा जाता है। यानी ये जो पेट्रोलियम से जितने भी पदार्थ बनते हैं, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, मोम है आदि जितने भी बन रहे हैं वो सारे अधिक मूल्यवान होते हैं और महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इसको काला सोना कहा जाता है। अगला है, आखनन पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है। आखनन खुले गर्त वाली खनन की प्रक्रिया है जिससे धूल बड़े स्तर पर पर्यावरण में फैलती है और इस कारण पर्यावरण प्रदूषण होता है। आखनन विधि में जब हम किसी खनन को निकालते हैं तो वहाँ आसपास के क्षेत्रों में धूल के कण है वो फैल जाते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है, इसलिए ये पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत उसे कहेंगे जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लंबे समय से करता चला आ रहा है, यानी ऐसे स्रोत जिनका मनुष्य प्राचीन काल से ही उपयोग करता आ रहा है वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रूप में करने लगा है, तो वो सारे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। दूसरा अंतर है, इन स्रोतों का भंडार सीमित है, यानी परंपरागत स्रोत जितने भी उनका भंडार है वो सीमित है तथा ये अनवीकरणीय है, यानी इनको दोबारा नवीकृत करने में हजारों साल लग जाते हैं। इन स्रोतों का भंडार सीमित नहीं है और ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं वो उनके भंडार असीमित, यानी उनके भंडार की कोई सीमा नहीं है कि वो कितनी मात्रा में उपलब्ध है, और ये नवीकरणीय। परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, इन स्रोतों का उपयोग से प्रदूषण होता है। परंपरागत के जितने भी स्रोत है ज्यादातर से प्रदूषण फैलता है, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण नहीं फैलता है। अगला जो है उदाहरण है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि इसके उदाहरण है, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा शामिल की जाती है। दूसरा है बायोगैस और प्राकृतिक गैस में अंतर बताना है। बायोगैस ये मानव निर्मित संसाधन है, सबसे बड़ा अंतर है बायोगैस है वो मानव निर्मित संसाधन है और प्राकृतिक गैस है ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त एक खनिज संसाधन। दूसरा अंतर है, ये जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं के गोबर आदि से तैयार किया जाता है। ये पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। इन पेट्रोलियम भंडार, पेट्रोलियम खनिज के जो भंडार हैं उनके साथ में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, और जब पेट्रोलियम पदार्थों को हम पृथ्वी के ऊपर लेके आते हैं उस समय ये
उनसे अलग होती हैं। तीसरा अंतर है बायोगैस का उपयोग खाना पकाने, बल्ब जलाने आदि में घरेलू जरूरतों के लिए किया जाता है, जबकि प्राकृतिक गैस का उपयोग है वो घरेलू उपयोग के अलावा वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में भी किया जाता है। वाणिज्यिक यानी व्यापारिक उपयोग के लिए भी प्राकृतिक गैस को काम में लिया जाता है। अगला अंतर है इसके प्लांट ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लगाए जा सकते। भारत में प्राकृतिक गैस जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई के अपतटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अब लौह और अलोह खनिज में अंतर बताना। लौह खनिज, जिन धात्विक खनिजों में लोहे अंश पाया जाता है उन्हें लौह खनिज कहा जाता है, जैसे लोहा आइस, मैग्नीज, क्रोमाइट आदि इसके उदाहरण हैं। जबकि अलोह खनिजों में लोहे अंश नहीं पाया जाता है, सोना, चांदी, तांबा आदि इसके उदाहरण हैं। और चौथा है धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर बताना है। जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है वे धात्विक खनिज कहलाते हैं, जबकि जिन खनिजों से धातु प्राप्त नहीं होती वे अधात्विक खनिज होते हैं। तो धातुओं को पीट कर पतली परत के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि अधात्विक खनिज पीटने पर टूट जाते हैं। ये दो इसके मुख्य अंतर हैं। इस प्रकार हमने इस पाठ में सभी प्रश्नों को हल कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम अगला पाठ पढ़ेंगे, इसलिए उसको भी देखना नहीं भूलें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। अगर उपयोगी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके अलावा अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।